हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आर कंट्री इंडिया। समझेंगे इंडिया के बारे में, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैप है उसकी बात करेंगे, इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे, वेजिटेशन की बात करेंगे, टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चर्चा है जो कि हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज की ये मतलब क्लास 6 का जो आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी चल रहा था उसका लास्ट चैप्टर होगा। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। ग्लोब की बात हो गई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हमने समझ लिया। याद रखना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही आपका ये चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा इंडिया का जो लोकेशन सेटिंग है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। भौगोलिक अवस्थिति है ना, क्या लैटिट्यूड है क्या लॉन्गिट्यूड है, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से वहां से शुरू करेंगे। मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी कैसे जो है वह मूव कर रही है, कैसे गति कर रही है, क्या रोटेशन है क्या रिवॉल्यूशन है, इसकी बात कर चुके। मैप में भी हम देख चुके कि कितने टाइप ऑफ मैप हो सकते हैं, थीमेटिक मैप जो है वह क्या है। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि जब डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा साउथ वेस्ट भी देखते हैं, साउथ ईस्ट भी देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की भी बात की। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने देखा कि हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है। दो लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे तो इसमें हमने देखा कि प्लेट्यू है, माउंटेन है एंड प्लेन्स है। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं आर कंट्री इंडिया, और इस पे हम काफी सारी चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही, ये क्वेश्चन मैं पहले आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, जहां रिलेटिवली टॉपिक आपका हो गया उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट थे बच्चों। फर्स्ट था कि क्या जो हिमालय है उसका स्प्रेड ऑल ओवर 5 स्टेट ओनली, क्या केवल 5 स्टेट में इसका स्प्रेड है, फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट की बात करें, अच्छा ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय, प्लेन, डेल्टा, ये सारी चीजें हैं कहाँ, आज फिजिकल फीचर में समझेंगे, है ना। पुलिकट लेक 2 स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे देखो, एक क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है और सबसे पश्चिम में कौन सा स्टेट है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। ये सारे वो क्वेश्चन मैंने छांटे हुए, सेलेक्ट किए हुए, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ द वाइन्स विंड्स इन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किस क्लाइमेट की बात करेंगे तो रिवर्सल जो वाइन सिस्टम है वह किसका है। ठीक है, हालांकि हम मॉनसून को आज बहुत नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा ही, क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे, सीजन की बात करेंगे तो छोटी सी चर्चा हम करेंगे बच्चों, लेकिन हाँ आपको ये बता दूंगी मैं। ठीक है, देखो 10 डिग्री चैनल कहां पर है, ये मैंने पीवाईक्यू में सॉल्व कराया, इस बहाने आप पीवाईक्यू देख लेना, जो यूपीएससी वाला हिंदी पर पीवाईक्यू सीरीज है। और आप सभी को अगर लगता है कि भाई वैसे सारी चीजें आपको यहाँ पर फाउंडेशन में कराई जाएंगी, बट फिर भी अगर कोई बच्चा एडवांस भी पढ़ रहा है जो यूपीएससी वाला हिंदी पर है, तो उसमें मैंने पीवाईक्यू सीरीज हिंदी वाले पे कराई है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट का, वहां पे आप देख सकते हो इसको। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या है, सारी मैपिंग ये सब हम क्लास में करेंगे, डोंट वरी। वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम ऑफ द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने रखा है ताकि आप फर्स्ट चैप्टर को ना भूल जाए, सॉरी थर्ड चैप्टर को। व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। कल मैंने आपसे बात की थी यंग फोल्ड माउंटेन्स की थी ना बात, यंग फोल्ड माउंटेन्स। कुछ कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा, सब भूल बैठे हो। नवीन वलित पर्वत, क्या था ये नवीन वलित पर्वत, कैसे बन रहा था, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक, क्या कहोगे, ये इंटरनल या हम इंडोजेनिक फोर्स की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये इंडोजेनिक फोर्स से इसका निर्माण हो रहा था, जैसे कि हमने इसमें देखा था हिमालय, है ना। हिमालय की हमने बात की थी ना कि ये नवीन वलित पर्वत है। तो इसमें पूछा है कि इसके प्रूफ क्या है, अगर इसके एविडेंस क्या है। ठीक है, डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, तो आखिर है क्या, क्या इसके आपको एविडेंस दिखते हैं। अगर आप हिमालय जाते, गहरी खाइयां, गहरे एक महाखड्ड जो है, डेफिनेटली यू टर्न रिवर कोर्स बिल्कुल सही है ना। मैं आगे आपको ये बताती हूँ, यहाँ आंसर नहीं बताती हूँ, आगे बताऊंगी। चलो, तो आवर कंट्री इंडिया, तो सबसे पहले हमें इंडिया के बारे में कुछ बातें समझती हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिया का इस मैप को देखो, मैप देखो, देखो कोशिश करो, एक आपको टास्क देती हूँ, होमवर्क देती हूँ। ठीक है, आप बहुत एक्यूरेट मैप ना बना पाओ तो मैप बनाना सीख लो इंडिया का। उसमें क्या होगा कि जब आप ज्योग्राफी का
जब आप मेंस में ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे होंगे ना, और अगर फॉर एग्जांपल मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल रिवर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट टाइप है, ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक्स आपको बताने में बहुत इजी लगेंगे, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और जब प्रेजेंटेशन के ही सारे नंबर हो, सारे सारी चीजें ही आपके लिखावट पे ही आपका सिलेक्शन होना हो मेंस एग्जाम में, तब फिर क्यों ना हम उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो आपका 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 होमवर्क क्या रहेगा बच्चों? आपका होमवर्क है कि आपको इंडिया का जो ये मैप है वो बनाना सीखना है, ठीक है। बहुत रफ बनाना सीखना, बट सीख लेना। तो ये जो यहाँ पर इसका आउट, बहुत फाइन मत बनाना, ठीक है। देख लो आपने, जैसे आपने यहाँ पर इस पार्ट को आप ऐसे कर देते हो, इस पार्ट को आप ऐसे कर देते हो, ठीक है, इस पार्ट को आप ऐसे कर देते हो। तो यहाँ पर बस कुछ इस तरीके से जो मैप बनाना है बस सीख लो, रफली डिजाइन में मत करना। फिर अब देखो सीखोगे कैसे, तो जैसे आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा जो है आप याद कर सकते हो कि चलो भाई यहां से थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, फिर यहां से ये वी आकार का है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद फिर आपको ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बनाने हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपने इस तरीके से बना दिए, ठीक है। ये आपका सिक्किम निकला हुआ है, तो यहाँ पर ये ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा हो गया। तो आपको बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके दो चार बार करोगे, मैप आ जाएगा। तो मैप बनाना सीख लो। और अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट है, तब तो आपके लिए तो कंपलसरी है ना, वर्ल्ड का मैप जो मैंने अभी लास्ट आपको दिखाया था, पूरे वर्ल्ड का मैप, उस तरीके से भी आपको आना चाहिए। तो जब हम जिस सब्जेक्ट को लिए हैं, और स्पेशली अगर आपका ऑप्शनल है, तो इसमें बिना जैसे अब हिंदी लिटरेचर का कोई बच्चा है, अगर आपने हिंदी लिटरेचर को सेलेक्ट किया, तो जब तक उसकी कहावत है, जब तक उसकी कविताओं की लाइंस नहीं लिखोगे, तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। चाहे तो यहां पर ये सारी बातें होती है कि जिस तरह का आपने अपने लिए चूज किया हुआ है। तो सबसे पहले ये मैप देखो। ये मैप आपका कौन सा मैप है? फिजिकल डिवीजन वाला, है ना। लास्ट हमने जब मैप्स की बात की थी, तब हमने जाना था फिजिकल डिवीजन, है ना। ऐसा मैप जो कि फिजिकल फीचर्स दिखाए। तो ये फिजिकल फीचर्स ही तो दिखा रहा है, फिजिकल फीचर्स दिखा रहा है इंडिया के, ठीक है। अब देखो ये कौन सा मैप हो गया? ये आपका हो गया पॉलिटिकल मैप, हम इसको कह सकते हैं। पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट के, कंट्रीज के, विलेजेस के, टाउन के, इन सब की बाउंड्रीज रहती है, नेम रहते हैं, कैपिटल्स है ना। तो ये क्या हो गया? आपका पॉलिटिकल मैप हो गया। फिजिकल मैप जिसमें की रिवर, जिसमें की माउंटेन्स, ये सब बताए गए। सारी चीजें कोरिलेटेड है, किसी एक चीज को दूसरे से कोरिलेट नहीं करोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये आपका राजनीतिक हो गया। चलो अच्छा ये देखो, तो ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, आर कंट्री इंडिया। पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम जो चर्चा है वह अपनी एक एक शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो लोकेशनल सेटिंग होती है, भौगोलिक अवस्थिति, लोकेशनल सेटिंग। लोकेशनल सेटिंग, और इस भौगोलिक अवस्थिति में आपको क्या बताना है कि आखिर अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें या हम ग्लोब पे देखें, तो इंडिया आपको कहां दिखाई देता है, और इसको देखने के लिए आपको क्या जरूरी है। अगर हम मान लीजिए, ठीक है, देखो अब भौगोलिक अवस्थिति का मतलब क्या हो गया, पहले इसको समझो। भौगोलिक अवस्थिति मतलब कि अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो आपको इंडिया कहां दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने अब तक जाना था कि ये जो आपका अर्थ है, पृथ्वी है, ये 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है। अब इंडिया इसमें कहां है? इंडिया इसमें कहां है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। हम सभी को पता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब यहां पर कैसे फाउंड करोगे इसको? ये हमने यहां पर ये जो लाइन खींची है, ये आपकी कौन सी हो गई? देशांतर रेखा हो गई, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए, है ना। और ये जो 0 डिग्री है, ये आपका अक्षांश, ये आपका लैटिट्यूड हो गया, ये इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री का इक्वेटर। और हमने यहां पर देखा कि जो इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और साथ ही हम देखेंगे कि जो आपका 23.5 डिग्री, जो आपका 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है ना, अक्षांश है, ये अक्षांश लगभग इंडिया के बीच में से गुजरता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जिसको कि हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब इंडिया इस बेल्ट में है।
अब इस बेल्ट में भी कहा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें देशांतर चाहिए, उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यही होती है एक लोकेशनल सेटिंग, यही होती है एक भौगोलिक अवस्थिति। आ गई इतनी बात समझ में? अब याद तो खुद कर लोगे किस डिग्री से लेके किस डिग्री तक है, बट हाँ इसमें अक्षांश और देशांतर जरूर याद रखना, क्योंकि यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहां पर इंडिया की लोकेशनल सेटिंग की जब हम बात करेंगे, ठीक है, अब देखो इंडिया को, देखो यहां पर कहां से कहां तक हम इसकी लोकेशन सेटिंग डालें। तो देखो बच्चों, हम यहां पर देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर दिख रहा है आपको 8 डिग्री नॉर्थ, नहीं दिख रहा मैं बता देती हूं। तो हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश ही तो होगा क्योंकि हम इस तरह ये वाली जो लाइंस है उनको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से लेकर कहां तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड, ये ऊपर वाला पार्ट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स नहीं बोल रही हूं, लैटिट्यूड्स बोल रही हूं। ठीक है, तो यहां पर ये 37 केवल याद मत करो कि रट लिया 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, अरे भाई ये भी तो देख लो कि मैप में वो चीजें कहां से कहां तक आ रही है। और अगर आपको ये क्लियर है कि ये 0 डिग्री है, ये 23 है, यहाँ पर 23 जो डिग्री टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, जो कि कहां पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, फिर यहाँ पर आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो फिर आपको याद ही होना चाहिए कि 8 डिग्री यहीं से शुरू होगा, फिर उसको यहां पे या फिर यहां पर ढूंढने का तो कोई मतलब है नहीं। अब देखो, अब आगे जब हम देशांतर की बात करेंगे तो हमने जाना था ये 0 डिग्री आपकी प्राइम मेरिटेरियन जो ग्रीनविच रेखा है वह हो गई, क्योंकि ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री माना, यहां पर तो हमने इक्वेटर को 0 डिग्री माना था। ठीक है, तो यहां पर ये जो देशांतर रेखा हो रही है बच्चों 0 डिग्री की, ये जो देशांतर रेखा हो रही है 0 डिग्री की, है ना, इसके अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये पूर्व में हो जाएगा, ये पश्चिम में हो जाएगा, है ना, तो पूर्व में हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। अब इस पूर्वी देशांतर या जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड की हम बात करें, यहां पर इंडिया है। ठीक है, ये रफ था सारा आपको समझाने के लिए कि मैं केवल बोलूं, इससे अच्छा मैं लिख के बता दूं। तो यहां पर देखो, अगर हमने 0 डिग्री यहां से शुरू किया तब आपका 68 डिग्री कहां से होगा, ये पॉइंट, तो यहां पर ये 60 डिग्री आपका ईस्ट लैटिट्यूड होगा, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, ठीक है, यहां पर ये जो पॉइंट होगा 97 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड, तो 68 एंड 97, ठीक है, मिनट्स भी याद कर लेना, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री आपका 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, याद हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे समझ में लोकेशन सेटिंग। चलो आगे चलते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट भी देख लें क्या, कि क्या इसका क्षेत्रफल है इंडिया का। ठीक है, अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, अगर हम लेंथ देखें, हाइट देखें, तब कितनी है, ये भी कुछ पॉइंट्स देख लो। तो देखो बच्चों, सबसे ओवरऑल अगर हम एरिया की बात करें कि ये जो पूरा एरिया है इंडिया का, ये एरिया कितना है, तो हम देखेंगे कि 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ यानी लद्दाख से लेकर, यहां पर आपका लद्दाख है, लद्दाख से लेकर अगर हम कन्याकुमारी की बात करें, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी की बात करें, तो देखो इनके बीच में लद्दाख से लेकर जो कन्याकुमारी है, इधर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं, बस ये वही कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी क्या है, हमारी मेन जो भूमि है उसका साउदर्न मोस्ट साउदर्न पार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो ये बीच का डिस्टेंस होगा, ये कितना है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये इस लंबाई की बात हो रही है। चलो आप थोड़ा सा चौड़ाई भी देख ले, और ये देखो ये चौड़ाई कहां से मेजर होगी, ये मेजर होगी, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका,
अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका सबसे ईस्टर्न पार्ट है, जब सबसे आपका ईस्टर्न स्टेट है। और जब हम सबसे वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर गुजरात कच्छ है ना, गुजरात कच्छ की बात होती है। तो यहाँ पर इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, वो 2900 2900 किलोमीटर। क्लियर हुआ? चलो आप एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया समझ में? चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कुछ थोड़ा सा झप रहा है आपको। इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। आ गया आंसर, 15 में पूछा था। अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, ये अरुणाचल प्रदेश गुजरात, सो ऑप्शन नंबर डी है ना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये यहां पर जो ये गुजरात रहा आपका, गुजरात कच्छ से लेकर, और इवन इनके जो गांव का नाम है आप ये भी देख लेना। ठीक है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे इनके बीच में है ना कितना डिस्टेंस है ये भी आपको याद रखना है। तो आप ज्यादा नहीं तो केवल 68 डिग्री ईस्टर्न से लेकर, लैटिट्यूड से लेकर 97 डिग्री ईस्टर्न सॉरी लॉन्गिट्यूड्स है ना। तो ये हमने जो लॉन्गिट्यूड्स भौगोलिक अवस्थिति में देशांतरी विस्तार देखा था, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो यहां पर ये ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे पूर्वी जो स्टेट है, और गुजरात सबसे पश्चिमी है। अब ऐसे ही हो सकता है क्वेश्चन कभी नॉर्थ को लेकर पूछ ले, तो नॉर्थ में हम कश्मीर से शुरू कर देंगे, साउथ में हम कन्याकुमारी तक आ जाएंगे पॉइंट तक। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो जो पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं अपने, है ना, साथ साथ में। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक पॉइंट और देखो जरा इसमें बच्चों, यहां पर एक बात और जो आपको याद रखनी है, मैंने अभी आपसे कहा कि जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है, अक्षांश है, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा, कैप्रिकॉर्न नहीं, है ना। तो यहां पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लगभग इंडिया के मिडिल जो पार्ट है उससे होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक है, ये 23, ये 20 लिखा हुआ है ना, ये 24 है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि जो 23 है आपका, वो लगभग यहां से होकर गुजरता होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सी रेखा हो गई, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। पहले के अगर आपने चीजें छोड़ी होंगी ना, ऊपर से चला जाएगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पुराना भी रिवाइज कर दूं, करके रेखा, कि कोई बच्चा केवल इंडिया की लोकेशन और इंडिया के बारे में जानने आया तो उसको भी सब समझ में आ जाए। याद रखना ये जो है वह 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ये जो है इंडिया में 8 स्टेट से होकर ये जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। ठीक है, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम शुरू करें तो याद रखना कि पहले होगा आपका गुजरात, फिर होगा आपका राजस्थान, फिर होगा आपका एमपी, फिर होगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर होगा आपका छत्तीसगढ़, फिर होगा झारखंड, फिर होगा आपका त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, फिर होगा आपका त्रिपुरा और फिर होगा आपका मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना। तो ये आपके यहाँ पर 8 स्टेट हो गए जहां से होकर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है वह होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले, कोई भी ऑर्डर में पूछ ले, क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है अब, है ना, क्लास की है आपने, नोट्स बनाए हैं, याद किया है। इंडिया के बारे में नहीं जानोगे तो किसके बारे में जानोगे भाई? क्लियर हुआ इतना? तो ये था बच्चों आपका लोकेशन। ठीक है, ये क्या था आपका लोकेशन। चलो आओ थोड़ी सी हम अपने पड़ोसियों की भी बात कर लें, नेबर्स की भी बात कर लें, इंडियाज नेबर्स। ठीक है, अगर हम देखो एक बात ये देखो कि अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो यहां पर भी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ये करके भी चीजों को याद रखना है। ठीक है,
मैप देख ले। इससे अच्छा कि मैं आपको बताऊं, हम मैप ही देख लेते हैं। शुरू करें ईस्ट वेस्ट से। देखो, तो हमारा यहाँ पर ये जो ईस्ट हम देखें, ठीक है, तो जो ईस्ट बाउंड्री है हमारी, कहां से किससे टच हो रही है? म्यांमार से। ठीक है, इसके बाद ये बीच में क्या है? बांग्लादेश है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ईस्ट में जो नेबर्स हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्थ की बात करें बच्चों। नॉर्थ में देखो, एक तो चाइना दिख रहा है, एक भूटान दिख रहा है, एक नेपाल दिख रहा है। चाइना है, ये नेपाल है, और ये भूटान है, यहां सिक्किम के पास में। ठीक है, आया समझ में? तो नॉर्थ में हमारे ये तीनों हो गए। अब चलो थोड़ा सा वेस्ट चलते हैं, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो हमारे वेस्ट में क्या होगा? पाकिस्तान है। और उसके अलावा देखो, यहां पर ये छोटा सा जो पॉइंट है, छोटा सा जो पॉइंट है, बहुत थोड़ी सी जो रेखा है, बहुत थोड़ी सी जो इंटरनेशनल बाउंड्री हम कहे, अफगानिस्तान और भारत के बीच में होती है। ठीक है, तो अफगानिस्तान को हम एक तरीके से नॉर्थ और ईस्ट स्टेट, जो नॉर्थ एंड वेस्ट स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट में हमारे क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, चलो थोड़ा सा साउथ में आ जाओ। साउथ में ऐसा नहीं है कि केवल हम यहां से जुड़े हुए हैं, केवल लैंड से ही जुड़े हुए हैं। यहां पर हम देखेंगे तो जो आपका सी एरिया है, ठीक है, जो समुद्री एरिया वहां से भी है। तो एक जो यहां पर आपको श्रीलंका दिखता है, नारियल के आकार का, ठीक है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्टेट है, पाक जल संधि है। पाक स्टेट, पाक जल संधि किसके बीच में है? आपको लगेगा पाकिस्तान के बीच में तो नहीं है कहीं, नहीं भाई, भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक नैरो, एक हम कह सकते हैं जो सक्रिय एक खाड़ी है, उसे हमने पाक स्टेट कहा। फिर आप देखो मालदीव्स है। ठीक है, मालदीव्स है, कहां पर है ये? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहां पर प्रॉपर साउथ तो है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? हम साउथ वेस्ट कह सकते हैं क्या? ठीक है, तो यहां पर ये आपको याद रखना है कि ये आपका मालदीव हो गया। तो ये हमारे इस तरीके से पड़ोसी देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मालदीव्स को भी मान लेते हैं तो 9, वरना मेन अगर हम कहें तो फिर 8 है ना। चलिए, तो ये हमारे नेबर्स हो गए। चलो, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं और तीसरा इसमें देखते हैं कि हमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, चलो ठीक है, वो आप सभी देख लेंगे कि कितने स्टेट है, किस स्टेट की क्या कैपिटल्स है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है, पॉलिटिकल, केवल हम बस इंडिया को थोड़ा सा समझ रहे हैं, समझने को बहुत कुछ है जो आगे 9 और 11 में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, कमेंट करके बताना कितने स्टेट और कितने यूटीज है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, देखो इस डिवीजन में बेसिकली हम स्टेट और यूटीज की बात करते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट एंड यूटीज की बात करते हैं। ये तीसरा है। अब देखो चौथा हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन। तो इस तरीके से ये चार बातें अगर आप इंडिया के बारे में समझ लेते हो, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, नेबर कौन कौन से, फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन थोड़ा सा समझने वाला है। देखो, तो यहां पर हम फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे बच्चों। देखो मैंने आपको अभी आपको लेटेस्ट मैप दिया हुआ है, इस मैप को आप देखिए, बारीकी से स्टडी करें, और ये भी आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क नहीं देंगे तो भाई पढ़ोगे नहीं। होमवर्क में आपको सभी की कैपिटल्स भी याद करनी है। ये मत सोचना कि ये बच्चों वाला काम है, बच्चों वाला काम होता अगर तो यूपीएससी इंटरव्यू में ना पूछता। यूपीएससी इवन अपने इंटरव्यू में पूछ लेता है समटाइम्स कि आप इन 4 स्टेट के नाम बताओ। ठीक है, आप देखेंगे एक टॉपर को मैं सुन रही थी,
तो उसने ये कहा कि मुझसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है इसकी कैपिटल पूछी हुई थी। कि ज्यादातर आपको यहाँ की कैपिटल्स पता है, आप सुनते रहते हो, नॉर्थ ईस्ट में आपका इंटरेस्ट कम है, आपको नहीं पता मणिपुर की कौन सी है, आपको नहीं पता असम की कौन सी है, अरुणाचल की कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से मतलब पूछा जा सकता है बच्चों। आप ये सोचो कि ये तो बच्चों वाले काम है, हमसे आर्टिकल 1 क्यों पूछा जाएगा, आर्टिकल 395 क्यों, अरे भाई सब पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर चाहे फैक्ट हो, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट पर हमें वर्क करना है, फैक्ट छोड़ के थोड़ी जा रहे कि आप सोचो नहीं ये तो नॉर्मल बाकी एग्जाम्स में आते हैं। तो ये आपका काम है, आप देखोगे कि भाई तेलंगाना, और देखो तेलंगाना, और अगर हम आंध्र की बात करें, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, है ना, इन सब की भी आपको बहुत ध्यान से करना है कैपिटल्स। चलिए, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन की। ठीक है, फिजिकल डिवीजन थोड़ी सी रीडिंग कर लें कि आप सभी को पसंद भी आता है ना, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी रीडिंग जरूरी है, इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट हो पाओगे ना अपनी बुक से। देखो, अगर हम कहें कि डाइवर्सिटी जो है वह केवल हमारे कल्चर में नहीं है, हमने पॉलिटी में क्लास 6 में शायद पहला ही आपका चैप्टर है डाइवर्सिटी, वो केवल हमारे कल्चर में नहीं है, केवल हमारी पॉपुलेशन में नहीं है, बल्कि ये जो डाइवर्सिटी है हमारे फिजिकल फीचर्स में भी है ना। तो हम देखेंगे कि इंडिया इज अ मार्क बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं प्लेन है, कहीं कोस्टल है, कहीं आइलैंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माउंटेन्स की बात हुई तो चलो हम देखते हैं, हिमालय आपका माउंटेन हो गया, प्लेट्यू की बात हो गई थी तो आपका ये दक्कन प्लेट्यू है। आइलैंड की बात करेंगे तो ये आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। कोस्टल एरिया यानी तटीय प्रदेशों की बात करेंगे, तट जो समुद्र और स्थल के बीच का जो सकरा भाग होगा, तो यहाँ पर ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट है ना। तो ये सारी बातें हमारी होगी ना। और हम मैंग्रोव की बात है, फिर चलो खैर वो तो आगे करेंगे। यहाँ पर ये आपका डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, ये फिजिकल डिवीजन ही तो है, तो यहाँ पर ये वेरिएशन ही तो है, डाइवर्सिटी ही तो है। आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया समझ में, एक एक लाइन को मैप पे आके समझेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। तो हमने देख लिया कि भाई कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ प्लेन है, कहाँ कोस्ट है। अगर इस क्लास को अच्छे से कर लोगे ना तो आगे क्लास 11 तक का जो आपका इंडिया का स्पेशली एक जो एनसीईआरटी है जिसमें इंडिया का फिजिकल फीचर्स सारे दिए हुए हैं, उस बुक को पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो वीडियो स्किप मत किया करो, कॉन्टिन्यूटी के साथ आपको वीडियोस देखनी है, तभी आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, है ना। मैं फिर वही बात बोलूंगी, जिद और जुनून आप सोचो कि भाई वो क्षणिक थोड़ी होते कि एक मोमेंटल हो गया कि भाई हमें जिद आईएएस बनना है, आज ही बनना है, परीक्षा ही नहीं होगी तो क्या बनोगे। एक साल तो उसमें आपको पेशेंस रखना होगा ना कि कब एग्जाम होगा कब। तो ऐसे बच्चों आपको हर एक क्लास अपनी पेशेंस के साथ करनी है। चलो आगे देखो, हिमालय नॉर्थ में है, ऊंचा शिखर। ठीक है, हिमालय हिम प्लस आलय, आपने संस्कृत में पहले पढ़ा होगा, बर्फ का घर। हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंजेस, थ्री मेन पैरेलल रेंजेस। देखो यहां पर कहा जा रहा है कि जो हिमालय है वह 3 समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस। तो यहां पर हम ऊंचाई की जब बात करेंगे, ये सबसे ऊंचा होगा, इससे छोटे ये वाली रेंज होगी, और सबसे कम ऊंचाई सबसे कम वाली रेंज ही होगी। इसको हम ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, बीच वाले को हम लघु हिमालय, मिडिल हिमालय कहते हैं, और लास्ट वाले को हम शिवालिक कहते हैं। एकदम साउथ हम कहते हैं कि हिमालय एकदम हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द नॉर्थ मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय एंड हिमाद्री, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। अगर हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक की बात करें, क्या था वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पॉइंट, याद करो, जैसे कि हमने डेप्थ की बात की थी, मैरियाना। तो मिडिल हिमालय और हिमाचल साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में क्या होगा, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी इसको कहते हैं। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। अब बहुत सारे जो हिल स्टेशन है जहां हम घूमने जाते हैं वो यहाँ पर सिचुएटेड है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन, है ना। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। एंड लास्ट में है साउदर्न मोस्ट रेंज की अगर हम बात करेंगे बच्चों, ये है आपका शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां। तो यहाँ पर सबसे ऊंची लगभग ये होंगी। ठीक है, 6000 8000, जैसे 8848 तो आपका हिमालय माउंट एवरेस्ट की ही ऊंचाई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 6 से 8000 की यहाँ पर ऊंचाई, फिर यहाँ पे 4-5 होगा, फिर यहाँ पे 3-4 होगा। तो इस तरीके से मतलब जो ऊंचाई है पर्वतों की वह कम होती गई है। कहां से कहां तक, अगर देखो अब मैं आपसे एक सेंटेंस बोलती हूँ, हम ये देखें कि अगर हिमालय की जो मतलब माउंटेन्स की जो हाइट है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ रेंजेस में
ये डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है ना, कम हुई है। क्लियर? चलो आगे देखो, तो शिवालिक की भी बात हो गई। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, अब देखो, अब हम आ गए प्लेन्स पर। तो ये आपका हिमालय रेंज हो गया। अब प्लेन्स हम देखेंगे, अब इसको बहुत विस्तार से हमें आगे पढ़ना है, छोड़ देते हैं इसको अभी। यहाँ पर आगे हम बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे, अभी केवल इतना ही जानो, ठीक है? कौन सी रेंज है, कहां पर है, हिमालय के डिवीजन कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी। हिमालय का रिवर सिस्टम जो है वह क्या है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल इतना ही जानो। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जब हम हिमालय की बात करेंगे तो 3 रेंज की हमने बात कर ली, ठीक है? 3 रेंज की हमने बात कर ली। सबसे ऊपर जो है वह आपका ग्रेटर हिमालय होगा, ग्रेटर हिमालय, यहां हम इसको हिमाद्री कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हिमाद्री वर्ड चलेगा, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड आपकी ये जो रेंज होगी जिसकी ऊंचाई इससे कम होगी, इसको हम मिडिल हिमालय कह देते हैं, मध्य लघु हिमालय, ठीक है? और जो तीसरी आपकी रेंज है इसको हम क्या कह देते हैं, शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां कह देते हैं। अब देखो सेकंड हम आते हैं, और देखो बच्चों अब क्या हुआ, यहां पर हम देखेंगे कि ये जो गंगा रिवर है या जो ब्रह्मपुत्रा है, तो रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है इनके द्वारा मिलाकर यहाँ पर ये जो डिपोजिशन, जो निक्षेपण किया गया था, डिपोजिशन, जिसके कारण एरोजन हुआ है ना, एरोड किया नदियों ने, रिवर ने, माउंटेन्स को, उसके बाद धीरे धीरे आकर जो बहुत ही ज्यादा हम कहते फर्टाइल जो मिट्टी है वो यहाँ पर एल्यूवाइल जो जलोढ़ मिट्टी है वह यहाँ पे इकट्ठी होने लगी। तो ये मैदान कैसे बहुत ही, तो यहाँ ये मैदान कैसे बहुत ही फर्टाइल। अच्छा ये देखो कि ये क्या हो गया बच्चों, आपके ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया, आया समझ में? ये आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया होगा ब्रह्मपुत्र तक। तो सेकंड आपका क्या हुआ, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है? नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, उत्तरी मैदान हो गए। ये कैसे बने हैं, तो जो रिवर और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है उन्होंने जो डिपोजिशन यहाँ पर किया उससे बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट नदियों की हम बात करें, चाहे आपका इंडस रिवर सिस्टम हो, चाहे आपकी गंगा नदी हो, है ना, और चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, तो इन तीनों नदियों और इनकी ट्रिब्यूटरीज ने जो डिपोजिशन किया उससे ये प्लेन का जो निर्माण है वह हुआ। और यहाँ पर ये जो लैंड है वह कैसी है, फर्टाइल है, उपजाऊ उर्वर भूमि है ना। और इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होगा, एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर ज्यादा होगा। और यहाँ की जो मिट्टी है वह कैसी है, एल्यूवाइल है ना, सॉइल जो है वह कैसी है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है? और ये मैदान जो है बने कैसे, निक्षेपण की क्रिया से बने हैं, डिपोजिशन से बने हैं, निक्षेपण से बने हैं, ठीक है? निक्षेपण, अपर्दन, ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके। क्लियर? क्लियर? 2 बातें हो गई, फर्स्ट हिमाद्री, सेकंड ये। अब हम देखते हैं अगली लाइन पढ़ो, फिर समझ में आएगा नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। अब नेक्स्ट लाइन देखो, तो द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में, है ना। और इसके बाद क्या है, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, है ना, ये कैसे लगभग समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवाइल डिपोजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो यहाँ पर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है, उनके द्वारा मिलाकर ये बनाया गया है। दीज रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि, एंड दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लांट्स, अगर प्लेन्स, अगर हम ये कहें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो डेंसिटी है इन राज्यों में जो कि यहाँ पर बढ़ता है, डेफिनेटली आप यूपी बिहार की जनसंख्या देख लो, कई अगर हम विश्व के देशों की बात करें तो हो सकता है 10 देशों को मिला लिया जाए तब यूपी की जनसंख्या बनी, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि बहुत हम देखें कंसंट्रेशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वह बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ फर्टाइल है। अब आगे हम चलेंगे कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया यहां तक। अब यहाँ पर चलते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पर इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पर रेगिस्तान है जो कि हॉट है, ड्राई है, गर्म है, शुष्क है, ठीक है, हॉट है, ड्राई है, यहाँ का जो क्लाइमेट है। तो यहाँ पर ये हो गया एक रीजन, एक फिजिकल डिवीजन ये हो गया, ठीक है। सैंडी है, बहुत रेतीला है,
और लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पर ज्यादा जो हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें पाई ही नहीं जाती, बहुत कम। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि आखिर क्यों यहाँ पर जो जैसे कैक्टस या नागफनी, आप इस तरह की चीजें सुनते हैं, इस तरह के जो प्लांट सुनते हैं, आखिर क्यों इनकी जो लीव्स है वह कन्वर्ट हो जाती है मोम में, वैक्स में, क्यों? ताकि ये वाष्पीकरण रोक सके, ये कारण था। तो यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एंड चलो अब चलते हैं हम साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखो आपका हिमालय हो गया, फ्री रेंज में हमने हिमालय की बात कर ली, हमने प्लेन्स की बात कर ली, हमने डेजर्ट की बात कर ली, और अब हम कहां पर आ गए? अब हम नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में आ गए, और इसको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हम कहते हैं ये त्रिभुजीय आकार का है ना, एक ट्रिंगुलर जो शेप है इसका। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू क्या होता है? हमने प्लेट्यू और माउंटेन्स में कल डिफरेंस की बात की थी ना, कल की क्लास नहीं देखी तो देख लो, वो भी आपके लिए है। आज चीजों को छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको माउंटेन्स बताया, यहाँ पे मैंने प्लेट्यू बोला। आप सोचोगे कि यार इसमें डिफरेंस क्या, हमने क्यों ना माउंटेन बोल दिया, उसको नॉर्थ बोल देते, इसको हम साउथ बोल देते, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्लेट्यू, ठीक है। बताओगे नहीं कि प्लेट्यू मतलब क्या, कल की क्लास देखनी पड़ेगी। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज द रीजन विद न्यूमरस हिल्स, रेंजेस एंड वैली। ये जो रीजन है हम देखेंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है बहुत असंख्य, मतलब बहुत सारी घाटियां हैं और वैलीज हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अरावली, अरावली पर्वत है ना, अरावली हिल। चलो आओ अरावली को देखते हैं मैप में। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एकदम से चीजें याद की और बस एक साथ सब याद हो गई। बच्चों आप यहाँ पे डेजर्ट देख रहे हो ना, ये आपका डेजर्ट था और ये है आपका अरावली रेंज। अभी अपन मैप करेंगे, ठीक है, एक बार मैप करेंगे, मैं आपको चीजें बताऊंगी कुछ कुछ मैप में। हमेशा ऐसे ही पढ़ा करो, देखो ठहर के पढ़ो ज्योग्राफी तो। जैसे आपने एक लाइन इसमें पढ़ी और जाके उसको तुरंत मैप में सर्च किया कि अगर गोदावरी नदी की बात हुई, यार देख तो लो गोदावरी रिवर है कहाँ, भले उसकी ट्रिब्यूटरीज ना जान रहे हो, नहीं पढ़ना, देख तो लो एक बार है कहाँ पे, नॉर्थ में है, साउथ में है, साउथ में है तो उसका क्रम क्या है, थोड़ा सा तो जानना चाहिए ना आपको। तो देखो सही तरीका भी अपनाओ, ज्योग्राफी का सही तरीका यही होता है कि अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी है तो आपने उसे इस मैप में देखा है। अगर आपने इस मैप में नहीं देखा, ये आपकी प्रॉब्लम है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका यही होता है। मैथ्स कभी याद करने से नहीं आता है ना, इंग्लिश कभी पढ़ने से नहीं आती। वो अगर आप चाहो कि आपको इंग्लिश बोलना है या फिर सारी चीज, वो आपको अपनी हैबिट्स डेवलप करते हो, हर चीज को सीखने का अलग तरीका होता है। मैथ्स को भी सीखने का सेम वही तरीका। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सीसेट में यार मैथ्स आ जाता तो केवल 32 क्वेश्चन करके आते, उसमें से हमारा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ये देखो कि मैथ्स के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हर एक चीज को तरीका अलग होता है, और ठीक इसी तरीके से ज्योग्राफी का तरीका है मैप तरीका है। जब आप फिजिकल डिवीजन को पढ़ रहे हो, इवन उस टॉपिक को पढ़ रहे हो जो बिना मैप के हो ही नहीं सकता। अरावली रेंज याद कर रहे हो, करते रहो, क्वेश्चन जब आएगा तो पूछ ले कि अरावली रेंज जो है वह साउथ में है, गलत हो गया। हमें आपको पता ही नहीं था कि भाई वो कहां पर है, वेस्ट में, और वेस्ट में भी कहां पर है ये भी नहीं पता है। वेस्ट तो बहुत कुछ हो गया इंडिया का, वहां पे कहां पे है, तो आपको ये लोकेशन थोड़ी सी देखनी होगी, ठीक है। चलो अब देखो, चाहे हम सतपुड़ा की बात करें, नर्मदा तापी फ्लो, ठीक है, नर्मदा तापी फ्लो की अगर हम बात, अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर हम जैसे नर्मदा और तापी रिवर की बात करें तो ये जो नदियां हैं वह वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब ये नदियां जो हैं पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो नदियां हैं पेनिनसुला की, वह ईस्ट फ्लोइंग है। इसमें कि हम बात करेंगे आपके जो गोदावरी नदी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा, ये सारी नदियां जो है वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो आगे पढ़ेंगे, इसका रीजन क्या है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जब हम घाट की बात करेंगे, चलो इसको एक बार ध्यान से देखना, ठीक है, मैप में ही दिखा दूं, हाँ वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो आओ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहां पर ये तो आपका जहां पे सीधे समुद्र से मिल रहा है, ये तो आपका कोस्ट हो गया, है ना, कोस्टल एरिया हो गया, तटीय प्रदेश हो गया, तट हो गया ना, जल और स्थल के बीच का जो तट हो गया ये तो फिर घाट कहां पर है? इसके पहले बच्चों घाट है ना, इसके पहले यहां पर, तो देखो यहां पर ये वेस्टर्न घाट है, ये यहां पर क्या है आपका वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है। और यहां पर ये वाला जो है ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर इन लाइन से थोड़ा सा एक समझो, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो मैप में आप देखो कि एकदम कॉन्टिन्यूअस रेंज है, कॉन्टिन्यूअस लाइन है। इसे केवल जैसे आपने पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ये सारे जो आपने पासिस सुने होंगे, इसे केवल पासिस से होकर ही पार किया जा सकता है। अदरवाइज ये सीधी श्रेणी है, पूरी श्रृंखला है एक, है ना। और जब हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे, पूर्वी घाट, तो देखो ये तो टूटी हुई श्रेणी है, कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं है। एक तो आपको डिफरेंस ही हो गया। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। देखो दूसरा डिफरेंस क्या है, इस दूसरा जो डिफरेंस, चलो खैर आगे बताती हूँ, है ना। तो ये आपका ईस्ट और वेस्ट घाट हो गया। अब देखो अगर हम कोस्ट की बात करेंगे आगे, कोस्टल एरिया, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट पार्ट हो गया, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट। बस तट है, आपको पता है कि इसको तट बोलते हैं। अब दिशाएं आप अपने हिसाब से लगा लो, कहाँ पूर्व है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ दक्षिण है, कहाँ उत्तर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्लियर। अब आगे देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स है ना, द्वीपीय देश लिखा जाता है आइसलैंड पर पढ़ा जाता है आइलैंड, है ना। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, द्वीपीय द्वीपीय देश, द्वीपीय देश। तो देखो बच्चों, ये जो आपके द्वीप है, ये जो आपके आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। और जब हम पेनिनसुला या फिर हम प्रायद्वीप की बात करते हैं, प्रायद्वीप का मतलब वो होता है जो तीन ओर से, थ्री साइड से जो है वो वाटर से एक तरह से कवर हो, ठीक है। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ, देखो ये तीन तरफ से पानी से कवर है, नहीं है। और जब हम द्वीप की बात करते हैं, आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से पानी से कवर हो, चारों तरफ से उसके पानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में अगर इतने टर्म्स आप समझ लोगे, छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे से टर्म्स है, बट ये एक बड़ा अंतर लेकर आते हैं उस बच्चे के बीच में जिसको इसकी समझ ही नहीं है, वो गलती करेगा, आप नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी है। आइलैंड्स हो गया, तो एक तो अंडमान निकोबार है और दूसरा आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। अब देखो लक्षद्वीप, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप याद रखना ये बने हुए कोरल रीफ से, अगर हम कोरल्स की बात करें, ठीक है, ये प्रवाल द्वीप हैं बच्चों, ये प्रवाल से बने हुए हैं। और जब हम अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे, जब हम अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखना कि ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डूबी हुई चट्टान है, वो उसके पार्ट है, ठीक है। आगे देखो, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो वाटर बॉडी है इसकी तरफ, पानी की तरफ। तो इस तरफ जो सागर है उसको हम कहेंगे अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। ये दिख रहा है क्या, शॉर्ट है, चलो लिख देती हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए मैं हिंदी भी बस लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, अरेबियन सी, अरब सागर। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में, अरब सागर में, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है बच्चों, इसे हम कहेंगे क्या, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर है अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ज्यादा हौच पौच हो रहा है इसलिए मिटा दिया, आप देख लेना इसको। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार हो गए। तो ये यहाँ पर आप इंडिया के बारे में बहुत कुछ जान गए, समझे इस बात को। इंडिया का फिजिकल डिवीजन कितने बच्चों को आ गया समझ में। बाकी इसकी जो और प्लेट्यू की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, हिल रेंज की बात करें, उन सभी की चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। यहाँ पर नहीं, इस क्लास में बहुत थोड़ा सा बताया है। तो एक बार आप इसमें, वैसे रिवर आपको दिखाई भी नहीं गई है, फिर भी आप देख लेना, है ना। और जो मैप हो उसमें देख लेना। आप देखो यहाँ पर आपकी विंद रेंज है, ठीक है, विंद रेंज है, यहाँ पर नर्मदा है, हम देखें तापी रिवर है, कहाँ रिफ्ट वैली है। तो ये जो आपके मैप दिए हुए हैं, आप प्लीज उसको सीरियस लें, क्योंकि वो मैप सिखाने के लिए ही आपको बनाए जाते हैं उसमें, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलो आओ थोड़ा सा एक्सरसाइज देखे। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, बताओ जरा। कि भाई यहाँ पर माउंटेन्स है आपके नॉर्थ में, फिर आपके प्लेन्स है, फिर पेनिनसुला है, ठीक है। और पेनिनसुला में आप देखोगे कहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, कोस्टल एरिया है, डेजर्ट है, यही सारी चीजें बताओ। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम। आपको देखो यहाँ पर क्या पूछा है, लैंड बाउंड्री, अपना जो स्थलीय सीमा, स्थल से किस किस से जुड़ा हुआ है वो नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक तरीके से चारों तरफ जो इस मैप में दिए हुए थे 9 स्टेट दिखाए थे, जिसमें मालदीव्स भी था, कहाँ गया ये, है ना, जिसमें कि यहाँ पर मालदीव्स भी था। लेकिन हमने कहा कि लैंड जिससे जुड़े हुए, स्थल से जो जुड़े हो, तो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना,
3 to 5, 6 and 7। अब देखो श्रीलंका मैंने आपको बताया कि एक पाक जल संधि है, ये स्थल से नहीं जुड़ा है ना। तो यहाँ पर मालदीव तो भाई ठीक है, ये तो आइलैंड, ये अपने दूसरा देश है जो कि काफी दूरी पर है और कोई इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, आगे समझ में ये। नेक्स्ट देखो, विच टू मेजर रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी मैंने आपको बताया कि कौन सी जो रिवर है वह अरेबियन सी में जा रही थी, एक तो नर्मदा, दूसरा तापी। नेम ऑफ डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के द्वारा कौन सा डेल्टा बनता है। हैव यू हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया, ये आप बताएंगे। वाई टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्यों रहते हैं लोग। एंड वाई लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड। ठीक है, कर लोगे। देखो बाकी आपके ये भी दिए हुए हैं कुछ करेक्ट आंसर्स आपको टिक करने के, इसको भी देख लेना। साउदर्न मोस्ट हिमालय को क्या कहते हैं, शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल। साउदर्न सबसे दक्षिणतम जो हिमालय है शिवालिक। सह्याद्री ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री किसको कहा जाता है, सह्याद्री वेस्टर्न घाट को। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट को हम देखेंगे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पाक स्टेट किस किस के बीच में है, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज, अरब सागर में जो भारत का द्वीप है वह कौन सा है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या मालदीव। अरे भाई मालदीव तो दूसरा देश, लक्षद्वीप है। क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंडिया के क्लाइमेट को समझते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि मैम जैसे कल आपका जो चैप्टर था डोमेन्स के बाद का, देखो आगे ये सब पढ़ना है आपको, बस अच्छा है ना कि अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई पहले से। कुछ बच्चों को अगर ये लग रहा है कि ये न्यू और ओल्ड पे है तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि जब क्लास 11 में इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है तो अच्छा है ना, उसका एक बेसिक तो हमने पढ़ ही लिया ना, तो हमें सारी चीजें एडवांस में नहीं पढ़नी होंगी। तो चाहे डोमेन्स हो, चाहे लैंड फॉर्म्स हो, अब कुछ बच्चों को लगेगा क्लाइमेट वाला पुराने में है। अरे पुराने में है तो क्या आगे तो हमें ये पढ़ना ही है ना, तो थोड़ा सा जान लो, ज्यादा नहीं बताऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा कि भारत के कितने मौसम है, कौन कौन से मौसम है, बस मेन वही बताऊंगी, है ना। थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की थोड़ी सी चर्चा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, अरे क्लाइमेट वर्ड लिखा है, एक तो होता है वेदर जिसको कि हम कह सकते हैं मौसम, एक हो सकता है क्लाइमेट जिसको कि हम कहते हैं जलवायु। अभी आज सुबह जो दिल्ली का मौसम था, ठीक है, सुबह वैसे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास धूप निकल आती है इन गर्मियों के मौसम में ज्यादातर, बट अभी आप देखोगे कि आज सुबह से थोड़े से ऐसे बादल से छाए थे, थोड़ी सी बारिश होने की कोशिश हुई पर हुई नहीं, फिर धूप निकल आई। तो यहाँ पर आप देखते हो कि ये जिस चीज का मैं आपको बता रही हूँ आज का यही मौसम था ना, एग्जाम्पल नहीं है, यही मौसम था आज का। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बात बताई ये वेदर की कंडीशन है। तो मौसम क्या होता है, मौसम की अगर हम बात करें एक मोमेंटल फेनोमिनन है ना, एक क्षणिक घटना हो सकती है, एक दिन में 4 मौसम भी बदल सकते हैं। तो ये आपका वेदर हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट एक एवरेज होगा वेदर का, और जो लगभग 30 साल में बदलेगा, ठीक है। तो हमें जो प्रॉब्लम है वह किसकी है, वेदर चेंज होने की या क्लाइमेट चेंज की है। डेफिनेटली हम जलवायु परिवर्तन को लेकर परेशान है, मौसम के बदलने से हमें परेशानी नहीं होती है। सो यहाँ पर ये जो वेदर है ये दिन प्रतिदिन चेंज होने वाला है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डे टू डे चेंज जो है वह इसमें होता रहता है। और इसमें अगर हम देखें कि मौसम में क्या क्या आएगा, मौसम के जो तत्व है वह क्या क्या है, तो चाहे टेम्परेचर हो, ठीक है, चाहे टेम्परेचर हो, तापमान हो, चाहे वर्षा हो, रेनफॉल हो, चाहे सनशाइन की बात कर ले, सूर्य का निकलना हो, तो ये सारी चीजें क्या है आपके इसके एलिमेंट्स है, और यही एलिमेंट्स क्लाइमेट के होते हैं। पर हमें ये डे टू डे जो चेंज हो रहा है हमें प्रॉब्लम इससे नहीं है, हमें क्लाइमेट चेंज होने की परेशानी है। तो बच्चों क्लाइमेट क्या है, तो ये रिलेटिवली एक लॉन्ग पीरियड, रिलेटिवली वेदर के
एक लॉन्ग पीरियड का घटनाक्रम है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम ये कहें कि ये एवरेज वेदर का जो एक एवरेज होता है ना, और ये होगा लगभग 30 साल का, ठीक है, ये होगा लगभग 30 साल का, जो पूरा एक आप वेदर की जो औसत निकालोगे ना, वो उसका क्लाइमेट होगा। तो वेदर और क्लाइमेट का आप अंतर समझ गए होंगे। एवरेज वेदर कंडीशंस जब हम कहेंगे एवरेज वेदर कंडीशंस, तो ये आपका क्लाइमेट हो जाएगा। एवरेज वेदर कंडीशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लाइमेट, जलवायु। हमें परेशानी किस बात की है, हमें वेदर की है, क्लाइमेट की है, ठीक है, तो इस बात को समझो। तो अब यहां पर देखो, अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, तो हम यहाँ पर भारत की जलवायु पूछते हैं, ना कि हम भारत का मौसम कहते हैं। या फिर किसी भी विश्व में आपको किसी भी जगह की अगर आपको बात करनी है, आप उसकी जलवायु की बात करोगे, आप उसके मौसम की बात नहीं करोगे। हम उसकी जलवायु की बात करते हैं ना, कि वहां की जो जलवायु है वह कैसी है, मौसम की चिंता नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पर इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हॉट ट्रॉपिकल है ना। इंडिया की जलवायु कैसी है, ज्यादातर आप कहते हो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। सिंपल शब्दों में हम कहें, एकदम साधारण शब्दों में, मानसूनी प्रकार की जलवायु है ना, मॉनसून टाइप है इसका। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय भी कह देते हैं, उष्ण कटिबंधीय, और सही मायनों में उष्ण कटिबंधीय प्लस मानसूनी प्रकार की जलवायु है ना, हॉट ट्रॉपिकल टाइप, हॉट ट्रॉपिकल, हॉट ट्रॉपिकल टाइप, ये है भारत की जलवायु। समझ गए। अगर ये परिवर्तित हो जाए, ये बदल जाए, हॉट की जगह कोल्ड आ जाए, तब प्रॉब्लम है, हमें मौसम में प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए इस बात को। बस इतना ही जानना था, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो आगे हमें एक और पढ़ना है, जो कि है क्लाइमेट, तो चलो हो गया, इतना ही जानना था। वेजिटेशन की बात करेंगे। वेजिटेशन मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति। जैसे कि हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगलों की बात करें, तो क्या ये हमने लगाए हैं, नहीं, ये अपने आप हुए, है ना। इनकी अपनी ही ओन कंडीशंस थी। ये ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, इससे अलग अपना ही इन्होंने डेवलपमेंट जो है वह किया, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि अगर हम रेगिस्तान की बात करें, तो वहां पर किस तरह का फॉरेस्ट होगा, वहां पर कटीली झाड़ियां होंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे वेस्टर्न घाट है, वहां पर 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है। तो यहां पर अगर रेनफॉल वहां पे इतना ज्यादा है, तब वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, है ना। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे, तो वहां पर उतना ज्यादा वर्षा नहीं होती, वहां पर रेनफॉल उतना नहीं है। तो वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वहां पर मानसूनी टाइप जो फॉरेस्ट है वह होंगे, ठीक है। जहां पर थोड़ा सा दलदली एरिया है, या फिर जो कोस्टल लाइन है, तो वहां पर क्या बहुत अच्छे पेड़ होंगे, या फिर दलदली टाइप की भूमि होगी, और उसी में जो वनस्पति जो वेजिटेशन होगा, मैंग्रोव जिसे हम कहते हैं, वो होंगे, जैसे कि सुंदरवन। तो ये सारी चीजें मैंग्रोव में आ जाएंगी। अब देखो माउंटेन्स पे आ जाओ, अगर हम पर्वतों की बात करेंगे, माउंटेन्स की बात करेंगे, तो क्या वहां वहां का जो वेजिटेशन होगा, जो वनस्पति होगी, वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, डेफिनेटली कुछ अलग होगी, है ना। तो वहां पर कई तरह की चीजें होती है। तो ये हम या क्या हो गया, वेजिटेशन हो गया, ठीक है। चलो ये क्या हो गया बच्चों, वेजिटेशन हो गया। थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। वेजिटेशन जो है वह ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है। यहाँ का केवल 5 मिनट सुन लो बस, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। मौसम नहीं पढ़ रहे हैं, सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। सीजन हम आगे पढ़ेंगे, जो आपके बाकी क्लासेस होंगी आने वाली, उसमें हम इन सब चीजों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपके जो आपको ये पिक दिख रहा है, ये किसका है, इसको हम कहेंगे एवरग्रीन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके किस तरह की, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है बच्चों। ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब ये देखो, इस तरह के वन जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपके एवरग्रीन होंगे, इसमें जैसे कि रोजवुड है, सैंडलवुड है, ठीक है, महोगनी है, ये सब इसमें आएंगे। तो टाइप भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि ये वहां पर होते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर प्लस वार्षिक वर्षा होगी।
जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे सैंडलवुड की बात कर ली, चंदन का पेड़, पुष्पा मूवी देखी है, रेड सैंडल है ना, उसकी तस्करी दिखाई गई उसमें। तो देखो ये ज्यादातर जो फॉरेस्ट है ये कहाँ कहाँ पर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में होंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन की बात करें, वेस्टर्न घाट की बात करें, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वह ज्यादा होता है। क्यों होता है इसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो पेड़ की पत्तियां वह गिर रही हैं। अगर यहाँ पर पेड़ की पत्तियां गिर रही है तो इसको हम मानसून टाइप कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, मानसून टाइप। और ज्यादातर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ज्यादातर मतलब ज्यादातर परसेंटेज में किस तरह के फॉरेस्ट है, तो मानसून टाइप के फॉरेस्ट है, ठीक है। अब चूंकि मानसून क्लाइमेट है, मानसून टाइप के जो फॉरेस्ट है जो वर्ष में उनका निश्चित समय होता है जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। और एवरग्रीन है, सदाबहार है, हमेशा जो है वह हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम मानसून टाइप की बात करें, मानसून टाइप या इसको डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वह भी कहा जाता है, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। देखो जैसे कि हम कह सकते हैं बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में ये पाए जाएंगे, और यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है, 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है, जो रेनफॉल है इन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। आप देखो, अब हम ये आपको थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है, ऊंट भी दिखे, चलो अब तो आपको दिमाग में रेगिस्तान आ गया। यहाँ पे आपको नैपफनी कैक्टस दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया आपका ये ड्राई डेसिडियस है ना, एकदम शुष्क प्रदेशों में जिस तरह का रेगिस्तानी वनस्पति हम कह दें, एकदम शुष्क वनस्पति इसको कह दें। तो यहाँ पर देखोगे आप कि ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है ये 50 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होगी वहां पे पाए जाएंगे, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर ऊंचाई पर दिख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से शंकु आकार टाइप के ये जो पेड़ होते हैं, ये कहां पर मिलेंगे आपको, ये मैदानों में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ऊंचाई पे, है ना। तो हम इसको क्या कह देते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट कह देते हैं, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखो इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो जैसे कि हम साल की बात कर ले, टीक की बात कर ले, ओक की बात कर ले, पाइन है, फर है, ठीक है। फिर लिखा है इसमें, वैसे आपका ये फर है, जूनिपर है, बर्च है, ओक है, रोडोडेंड्रॉन है, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, जूनिपर है, जूनिपर। तो इस तरह की जो वनस्पति है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, ये माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन दिखा दूं आपको, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरली ग्रोइंग देयर, नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे अगर आप हिमालय जो है वह घूम रहे हैं वहां पे। ओक है, रोडोडेंड्रॉन है, या सैंडलवुड है। अभी देखो सैंडलवुड की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर ऐसा नहीं है, ये साउथ मोस्ट जो पार्ट हो गया ना हिमालय का, वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन ये अगर हम कहें कि नेचुरली अगर ग्रोइंग होगा हिमालय में तो वो सैंडलवुड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सैंडलवुड है, जो चंदन है, ये कहाँ का है, ये मानसूनी वनों का एक तरीके से प्रकार है ना, कहीं कहीं एवरग्रीन में भी मिल जाएगा। लेकिन हम देखेंगे बच्चों कि ये हिमालय रेंज में नेचुरली ग्रोइंग तो नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है बच्चों तब प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो एक और टाइप क्वेश्चन पूछे जाने के, ये दोनों ही 15 के क्वेश्चन, 2015 में 2 क्वेश्चन आए। वैसे आए बेसिकली आप देखोगे 2 से, कभी कभी एक ही टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब हमें नहीं पता वो टॉपिक कौन सा है, किससे क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो काम है मेन वो क्या है कि सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लो, चाहे उस क्वेश्चन से टॉपिक, चाहे उस टॉपिक से क्वेश्चन आए और चाहे ना आए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, अब देखो स्टेट दे दी, अरुणाचल, हिमाचल एंड मिजोरम, अरुणाचल, हिमाचल एंड मिजोरम, इन विच ऑफ अबव स्टेट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन है, सदाबहार जो वन है वो कहां पाए जाएंगे। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल तो ऊंचाई पे है, हिमाचल ऊंचाई पे है ना,
तो हिमाचल में आपको नहीं लगता कि यहाँ पे माउंटेन टाइप के जो फॉरेस्ट है वह पाए जाने चाहिए? मैं बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उससे ही आपके ये, अगर आपने उसको सही तरीके से समझा है तब भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अरुणाचल की बात करें, मिजोरम की बात करें बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्षा है, जो रेनफॉल है वह ज्यादा होता है, और इस तरीके से इसका आंसर आपका 1 और 3 होगा। ठीक है, और 1 और 3 होगा, सेकंड नहीं होगा। हिमाचल जो है वह इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है यार, एक आध क्वेश्चन और था क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और है। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन देखो इस तरह से भी पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर तीनों तरह की जो वनस्पतियां हैं वह पाए जाएंगे, कॉम्बिनेशन होगा, चाहे हम मैंग्रोव्स की बात कर ले, चाहे हम फॉरेस्ट की बात कर ले, सॉरी एवरग्रीन की बात कर ले, डेसिडियस की बात कर ले। मतलब चाहे आप मैंग्रोव की बात करो, चाहे आप सदाबहार वनों की बात करो, और चाहे आप मानसूनी वनों की बात करो, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर इसका कॉम्बिनेशन होगा? साउथ वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पर मैंग्रोव होगा, सुंदरवन, हमें पता है ये बात। ठीक है, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भी काट दो भाई कि यहाँ पर उतनी वर्षा ही नहीं है। आपके पास आंसर बचता है अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, हम देखें ये आइलैंड है तो मैंग्रोव भी होगा। ठीक है, वर्षा ज्यादा होती है, एवरग्रीन भी होगा, और यहाँ पर मानसूनी वनों का प्रकार भी पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। ठीक है, यानी अंडमान निकोबार। समझे इस बात को? क्वेश्चन जो है कितने तरीके से आता है। बाकी रेनफॉल और बाकी चीजों को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हमने इंडिया को बहुत अच्छे से समझा, फिजिकल फीचर्स को समझा। अभी जानने समझने के लिए बहुत कुछ है, अभी तो आप लगभग 10 से 15% ही जाने समझे हो, है ना। आगे जब हम क्लास 9 और 11th में एक बार फिर इंडिया को पढ़ेंगे, तब हम थोड़ा थोड़ा करके मतलब और भी चीजों को जानेंगे, क्लाइमेट, सीजन, मॉनसून, है ना, मॉनसून के क्या टाइप्स, सारी चीजें। यहाँ पर हमने इंडिया के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेंथ, वेथ, इन सब की बात कर ली, है ना, क्या क्या नेबर्स है उसकी बात कर ली। ये पॉलिटिकल मैप को समझना, कैपिटल्स को याद करना, ये आपके लिए छोड़ रखा है मैंने। लोकेशन सेटिंग की जो बात है वह भी हमने कर ली। और बच्चों, इस तरीके से आपका क्लास 6 का जो पॉलिटी था, द अर्थ और हैबिटाट, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, हम लाइव क्लास में जब मिलते हैं तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने सीरियसली अटेंटिव होकर, फुल नोट्स बनाकर, रिवीजन करके, होमवर्क करके अगर क्लास को किया है, और आपको लगता है कि आपका बेसिक सच में स्ट्रांग हुआ है, तो कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा एक मीडियम हो सकता है जिससे हम मतलब आपकी जो बात है वह हम तक पहुंच सकती है। मेरी बात है तो आप तक पहुंच ही जाती है, ऑडियो वीडियो सारी चीजों में। तो यहाँ पर जिन बच्चों के कुछ कमेंट्स अगर क्वेश्चन है, तो वहां पर मैं आपको अपने रिप्लाई जो है वह भी करती हूँ कमेंट्स में, है ना। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैम कुछ छूट गया है, और अगर नहीं छूटा है, आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से, आपने यूपीएससी के काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, जो बच्चे बेसिक से शुरू किए हैं, अगर उन्होंने पीवाईक्यूज को देखा, एमसीक्यूज को देखा, उन्हें आसान लगा हो, है ना, तो आगे भी जो क्लासेस है वो भी इसी तरह की होगी। तो प्रॉपर सिंसियर होके आपको क्लासेस करनी है, नोट्स बनानी है, रिवीजन करने हैं, आगे इनके टेस्ट और सारी चीजें भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम पढ़ लिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, मोशन ऑफ द अर्थ हो गया, मैप हो गया, मेजर डोमेन हो गया, लैंडफॉर्म्स हो गया, अर्थ कंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्लास आपको पॉलिटी 7 की मिलेगी। 6 का आपका पॉलिटी हुआ, 6 का ज्योग्राफी हुआ। अरे बहुत लंबा समय है, आधे बच्चों के दिमाग में आ गया मैम पॉलिटी तो पढ़ चुके, अभी फिर पढ़ लो 7 के 3-4 लेक्चर देखोगे, और उसके बाद हाँ ये कर सकते हैं कि 7 जो पॉलिटी है वो मैं लंबे लेक्चर लेके जल्दी खत्म कर दूंगी। ज्योग्राफी जो है आराम से पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी आप मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए कर सकती हूँ, ये मत कहना कि नहीं मैम वही करा दो। ठीक है, चलो तो अब हम चलते बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका जो मतलब हमारा जो मेन मोटिव था यूपीएससी वाला फाउंडेशन को अलग से चैनल शुरू करने का, कि आप सभी का जो बेसिक है वह स्ट्रांग हो सके, शुरू से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनको चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो आई होप चीजें हम कर पा रहे होंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।